Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological. Today we are going to discuss about the formation of gametes in third chapter, that is human reproduction. This is third video lecture of the chapter human reproduction, and today's topic is the gametogenesis, means formation of gametes. So we'll start with the formation of sperms. So as we all know, the term is gametogenesis, means formation of gametes. द टर्म इटसेल्फ, ये टर्म खुद ही बता रही है कि इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, गैमीट्स मीन गैमीट्स का फॉर्मेशन. तो पहले बात करेंगे हम ह्यूमन मेल में स्पर्म कैसे बनेंगे या स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा. तो हम सभी जानते हैं कि मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं हम टेस्टिस. ये मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमीट बनाते हैं, यानी सेक्स सेल बनाते हैं. तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्म मदर सेल होते हैं, यानी स्पर्म के प्रिकर्सर सेल्स, उनसे स्पर्म बनता है और इस फॉर्मेशन को बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस. एक बार फिर सुन लीजिए, स्पर्मेटोगोनिया यानी प्राइमरी सेक्स सेल्स जो हैं मेल के केस में, इनसे बनेगा स्पर्म यानी जो मेल गैमीट है, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. अब डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी डिवीजन इन्वॉल्व है स्पर्म बनाने के लिए. तो पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्म मदर सेल हैं, उनमें माइटोसिस होगा यानी इक्वेशनल डिवीजन. कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस. और कुछ डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी. इसके बाद जो सेल बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया से, माइटोसिस के बाद, उसे बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इन्हें कहेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. अब जो स्पर्मेटोगोनिया थे ये तो डाइप्लॉइड होते हैं, इनकी प्लॉइडी देखें, ये होते हैं डाइप्लॉइड सेल्स. तो इनसे माइटोसिस के थ्रू जो सेल बनेंगे वो कैसे होंगे? डाइप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि माइटोसिस कौन सी डिवीजन होती है? इक्वेशनल डिवीजन. अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने जो कि डाइप्लॉइड हैं, इनमें फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होगी यानी मियोसिस 1, और इनसे बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई और यहां से बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो अब जो मियोसिस जो फर्स्ट होती है ये रिडक्शनल डिवीजन है, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे वो होंगे हैप्लॉइड. आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एनईईटी में भी, आपके एम्स के एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, कि प्लॉइडी लेवल बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं डाइप्लॉइड 2n, इनमें 46 क्रोमोसोम होंगे. लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि बनते हैं मियोसिस के बाद, और मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बने हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, अब इनमें होगा मियोसिस 2, सेकंड डिवीजन होगी, जहां से बनेंगे हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स. कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड्स. और ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेगा. ये स्पर्मेटिड है, ये बनाएंगे मैच्योर स्पर्म, ये बनाएंगे स्पर्म जो मेल गैमीट है, बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. इसे बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस. ये जो होल प्रोसेस है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाना, इसे तो कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस. लेकिन इसका जो पार्ट है जहां स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन रहे हैं, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि यहां पे एक्चुअल स्पर्म बन रहा है स्पर्मेटिड से. तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाना, इसे कहेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस. और जो कंप्लीट प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने का, इसे कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस. यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये कंप्लीट प्रोसेस पूछा जाता है. एनईईटी में, एम्स में आपसे प्लॉइडी लेवल पूछ लेंगे, या पूछेंगे स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है. तो इन सभी टर्म्स को आपने ध्यान में रखना है.
ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम एक और टर्म की, जो है स्पर्मिएशन। स्पर्मेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स। क्या है ये? रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम सभी जानते हैं कहाँ थी? जो लोक्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, हमने पढ़ा था टेस्टिस के अंदर लोक्यूल्स होते हैं, उनमें 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं जिनमें स्पर्म बनता है। तो इन ट्यूब्यूल में से स्पर्म का रिलीज हो जाना उसे कहते हैं हम स्पर्मिएशन। तो अभी तक हमने 3 टर्म्स देखी। पहली थी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का बनना फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। फिर हमने एक टर्म देखी स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। और हमने थर्ड टर्म देखी, वो है स्पर्मिएशन, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स का रिलीज हो जाना, उसे कहेंगे हम स्पर्मिएशन। तो तीनों टर्म्स लगती सेम हैं, लेकिन हर किसी का मतलब डिफरेंट होगा और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू कब होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मेल्स के केस में जो एज आएगी जहाँ पे हमारे स्पर्म बनना या गैमीट बनना शुरू हो जाएंगे, उस एज को कहते हैं हम प्यूबर्टी। नॉर्मली ये 13 से 15 साल की एज होती है एक मेल में, जब वो गैमीट बनाना शुरू कर देगा तो उसे कहेंगे हम प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के एज में ही स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। स्पर्म कब बनना शुरू होंगे? जब मेल में प्यूबर्टी आ जाएगी। तो प्यूबर्टी आते ही क्या होगा? जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन का जो फ्रंट एरिया है फोर ब्रेन, उसका पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड होती है एक, जो रिलीज करेगी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, यानी पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब के ऊपर। हम सभी जानते हैं पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है। तो जो मास्टर ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी, इसमें 3 लोब्स होती हैं, 3 लोब्स। एक होगी एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो जो इसकी एंटीरियर लोब है, ये सिक्रीट कर देगी किसके इन्फ्लुएंस में? GnRH, इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में 2 हार्मोन रिलीज करेगी। एक है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्यूबर्टी आते ही ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये रिलीज करेगी GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब के ऊपर, और ये एंटीरियर लोब इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में 2 हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिग सेल के ऊपर एक्ट करेगा जाके, और लेडिग सेल क्या करेंगे? ये टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देंगे। लेडिग सेल क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन यानी जो मेल हार्मोन है उसको बनाना शुरू कर देंगे, जिससे हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। लेडिग सेल कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अराउंड था ये। यहाँ पे लेडिग सेल हैं, वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे कब? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा। ये सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा और ये हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को शुरू कर देंगे। सर्टोली सेल कहाँ होते हैं? ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होंगे। जो लेडिग सेल हैं ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, नहीं ट्यूब्यूल्स के बाहर, लेकिन सर्टोली सेल कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं और ये नरिशमेंट का काम करते हैं। तो ये स्पर्म बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो सर्टोली सेल हैं वो कुछ और काम भी करते हैं, जैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये सिक्रिएट करते हैं जो नरिशमेंट देते हैं स्पर्म्स को, और इनहिबिन रिलीज करते हैं। इनहिबिन फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू FSH का सिंथेसिस बंद करवा देता है। तो हमें कंसंट्रेट कहाँ करना है कि सर्टोली सेल्स हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को शुरू करवा देंगे। तो इस तरह से प्यूबर्टी के आते ही जो हाइपोथैलेमस है उसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन बनाएगी, LH एंड FSH। LH लेडिग सेल के ऊपर एक्ट करेगा और स्पर्म बनाना शुरू कर देगा,
और FSH सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करेगा, जिससे हमारे स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से प्यूबर्टी आते ही हमारे गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब स्पर्म तो बॉडी में बन चुके हैं विद हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की। यहाँ पे आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें, स्पर्म में मेनली 3 जोन होती हैं, एक हेड, मिडल पीस और टेल। इसके अलावा एक छोटा सा रीजन है, इसको होते हैं नेक भी कहते हैं हम, लेकिन बहुत छोटा रीजन है, इसलिए स्पर्म को हम मेनली 3 भागों में बांटेंगे। हेड, एक होगा हेड, एक है मिडल पीस और तीसरा है टेल। अगर हम बात करें हेड की, इसमें क्या क्या होगा, तो जो हमारा हेड रीजन है, इसके एंटीरियर पार्ट में होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम से क्वेश्चन क्या आता है एम्स में कि एक्रोजोम स्पर्मेटिड के कौन से ऑर्गेनली से बनता है, तो एक्रोजोम बनता है गोल्गी एपरेटस से। किससे बनता है ये? गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस से बनता है। एक्रोजोम में हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये ओवम है, इसके अराउंड क्या होगा, जोना पेलुसिडा होगी और हमारे पास ग्रेन्यूल लाइक सेल्स होंगे या कोरोना रेडिएटा होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो स्पर्म जब इसके पास आएगा तो इसे पेनिट्रेट करना है कहाँ तक, ओवम के साइटोप्लाज्म तक। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से भी यहाँ पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि जो एक्रोजोम होगा इसके एंटीरियर पार्ट में, उसमें कुछ एंजाइम है, वो रिलीज होके इस कोरोना रेडिएटा को डिसइंटीग्रेट कर देंगे और हमारा स्पर्म यहाँ तक पहुँच सकता है। तो एक्रोजोम में वो सारे एंजाइम हैं, जैसे कि उसमें होगा स्पर्म लाइसिन्स और होंगे हाइलुरोनिडेज एंजाइम और कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो हेल्प करेंगे स्पर्म को पेनिट्रेट करने में सेकेंडरी oocyte या ओवम में। इसके बाद बात करते हैं हम इसके नेक की। नेक रीजन में सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल यहाँ पे होंगे, एक होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होगा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल यानी इसके एंटीरियर पार्ट के पास वाला सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल ओवम में जाके जाइगोट की फर्स्ट डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि जाइगोट के पास अपना सेंट्रियोल होता नहीं, और हम सभी जानते हैं सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा वो ओवम में जाके जब ये फ्यूजन हो जाएगा जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट की जो फर्स्ट डिवीजन होगी उसे करवाने में हेल्प करता है कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इससे अराइज होता है स्पर्म का एक्सियल फिलामेंट, जो दिख रहा है आपको, एक्सियल फिलामेंट इस डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज होता है, जो स्पर्म को मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। तो नेक रीजन में दोनों सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बाद है मिडल पीस। मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल रिंग के रूप में मौजूद होते हैं। यहाँ देख लीजिए आप किस तरह से हैं, ये ऐसे जिगजैग, यानी स्पाइरल बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करते हैं, ये एनर्जी देंगे तो ही स्पर्म हमारा स्विम कर सकता है अप टू द फेलोपियन ट्यूब, ताकि वहां पे जाके ये फर्टिलाइजेशन कर सके। इसके बाद जो टेल रीजन है, टेल रीजन किस में हेल्प करेगा, ये ओर लाइक मूवमेंट्स की हेल्प से स्पर्म को स्विम करवाने में हेल्प करता है। और स्विमिंग के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल से ही आती है। तो ये पोर्शन थे स्पर्म के, यानी स्ट्रक्चर था स्पर्म का, जो कई बार आपके पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एम्स एनईटी में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। एक्रोजोम ये बनता है गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड से, और इसमें एंजाइम रहते हैं स्पर्म लाइसिन्स, हाइलुरोनिडेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और ये हेल्प करता है ओवम के फर्टिलाइजेशन में। नेक में है हमारे पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो हेल्प करेगा फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट में, और इसमें है डिस्टल सेंट्रियोल जो एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म को बनाता है। मिडल पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया को स्पर्म को स्विम करवाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्विमिंग। एंड ये नॉर्मल सा क्वेश्चन कि इन वन इजैकुलेशन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स।
तो आज हमने पढ़ा इस लेक्चर में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, किस तरह से स्पर्म बनेंगे और स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओवोजेनेसिस के बारे में, यानी ओवम कैसे बनता है। तो होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसी तरह घर बैठ के अच्छे से पढ़ते रहें। ये सभी जो नोट्स आपको इसमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन सभी नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, आपको रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। ये सभी नोट्स हम बेस्ट सोर्सेज से लिए गए हैं और बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बनाए गए हैं, ताकि कम समय में आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो इसी तरह घर बैठ के पढ़ते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।